हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गति और उसके नियम के बारे में अध्ययन किया था और बहुत सारे पहलू पर हम लोगों ने विचार किया था और उसके बारे में नॉलेज और जानकारी प्राप्त किया था। चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि न्यूटन का तृतीय गति नियम का अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों बहुत सारे नियम जैसे कि न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम के बारे में चर्चा किया था और उनका अनुप्रयोग के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आज हम लोग और भी थोड़ा उच्च कोटि के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे इसका हम लोग अपने लाइफ में उपयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला इसका अनुप्रयोग पर विचार हम लोग करते हैं बच्चों की घोड़ा गाड़ी की जो गति होती है उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है और उसके लिए हम लोग किस प्रकार न्यूटन के गति का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे बच्चों वो क्या है कि घोड़ा गाड़ी की गति है कि नहीं, और उसमें उत्पन्न त्वरण पर हम लोग विचार करेंगे। घोड़ा गाड़ी की गति, तो हम लोग सबसे पहले विचार हम लोग इसी पे करेंगे बच्चों। तो देखिए मैं उतना अच्छा फोटो तो नहीं बना पाऊंगा बच्चों, लेकिन फिलहाल मैं एक फोटो बना देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो पीछे घोड़ा गाड़ी के जो पीछे में डाला जैसा लगा हुआ रहता है बच्चों वो चीज़ है, और इसको किसी चीज़ से बांध दिया जाता है और यहाँ पर एक घोड़ा है कि नहीं बच्चों। हम उतना अच्छा फोटो नहीं बना पाएंगे बच्चों, लेकिन फिलहाल हम आप लोग को इतना समझा देंगे इसमें कि ये चीज़ हो जाएगा। ये घोड़ा है मान लेते हैं, प्रयास करिएगा, है कि नहीं। उसका ये पैर है कि नहीं, ये चीज़ पैर है, ये घोड़ा है, इसके मान लेते हैं कि ये सतह पर चल रही है कि नहीं, और वो उसका डाला है बच्चों। ये क्या है, घोड़ा है हमारा, है ना। और उसके पीछे जो गाड़ी जैसा लगा रहता है जिसको घोड़ा अपनी ओर खींचता है बच्चों, वो चीज़ है। तो चलिए हम लोग इसके पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, देखिए जब घोड़ा ज़मीन पर चलता है बच्चों तो वो तिरछी रूप से धरती को पहले दबाता है कि नहीं। माने कि इस डायरेक्शन पे वो फोर्स लगाता है तिरछा रूप से, तब वो आगे की ओर बढ़ता है कि नहीं। तो इस मान लेते हैं कि वो घोड़ा जो ज़मीन पर फोर्स लगाता है वो कितना है, वो एफ फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स का प्रतिक्रिया बल उसका जस्ट उसी दिशा में ऊपर की ओर होगा। प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, उसका आर होगा बच्चों, है कि नहीं। इस प्रतिक्रिया बल का हम दो लंबों दिशा में वियोजित मान लेते हैं, और एक इस दिशा में लेंगे और एक इस दिशा में वियोजित मान लेते हैं। दो दिशा में वियोजित मान हो गया। तो ये आप जान रहे हैं ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो इस प्रतिक्रिया का दो वियोजित मान लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि ये मेरा क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एच, और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है भी, है कि नहीं। ये आर का प्रतिक्रिया का दो लंबो दिशा में मैंने वियोजित मान लिया है। एच जो है गया है जो है आर का क्षैतिज दिशा में वियोजित मान है जिसको हम लोग एच माना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और आर का ऊर्ध्वाधर दिशा में जो कंपोनेंट है वो मेरा भी। ये भी क्या करता है बच्चों कि घोड़ा का जो भार होता है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है वो mg इसको ये संतुलित करता है, ऊर्ध्वाधर घटक, है कि नहीं। और जो क्षैतिज घटक होता है वो घोड़ा को आगे चलने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, ठीक है। जब घोड़ा आगे की ओर जब वो बल लगाता है बच्चों आगे की ओर, तो जो गाड़ी जिस डोरी से बंधी है या जिस चीज से बंधा होता है उसमें तनाव बल उत्पन्न होता है। तो तनाव की दिशा आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में होती है, मतलब इसमें तनाव बल उत्पन्न होगा इस डायरेक्शन में टी। तो आप कहेंगे कि तनाव की वजह से गाड़ी जो है पीछे की ओर खिंचाता है और घोड़ा उस पर आगे की ओर बल लगाता है एच। तो इसमें दोनों में से बड़ा कौन होगा, यदि तनाव बल यदि बड़ा होगा तो गाड़ी आगे की ओर गति नहीं करेगा, है ना। इसके लिए आवश्यक होता है कि एच को बड़ा होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि एच बड़ा होगा और टी छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि घोड़ा के द्वारा आरोपित बल कितना होगा, एच माइनस टी, और यही बल के कारण जो होता है वो आगे की ओर कार्य करता है ना। तो चलिए हम बारी बारी से हम एक एक चीज पर विचार करते हैं। पहले घोड़ा की गति पर, उसके बाद गाड़ी की गति पर हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए माना एम द्रव्यमान का, देखिए माना एम द्रव्यमान का एक घोड़ा, है कि नहीं, एक घोड़ा गाड़ी के साथ क्षैतिज सतह पर गति कर रहा है, क्षैतिज सतह पर गतिशील है, ऐसे भी लिख सकते हैं गतिशील है,
क्षैतिज सतह पर गतिशील है। देखिए गति के दौरान, है ना, गति के दौरान घोड़ा तिरछी रूप से, है कि नहीं, तिरछी रूप से पृथ्वी पर F बल लगाता है कि नहीं, F बल लगाता है कि तिरछी रूप से F बल लगाता है। ये चीज देखिए, इस बल का प्रतिक्रिया बल, है कि नहीं, इस बल का प्रतिक्रिया बल R ठीक, है कि नहीं, ठीक F के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। आर का, आप फोटो देख पा रहे हैं बच्चों, अपने कॉपी में तुरंत फोटो को बना लीजिए, है कि नहीं। देखिए आर का दो लंबवत दिशा में, है कि नहीं, आर का दो लंबवत दिशा में, आर का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, है कि नहीं, वियोजित मान लेते हैं, लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं। तो क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक, है कि नहीं, तथा ऊर्ध्वाधर घटक भी है कि नहीं। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है, बारी बारी से हम स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिएगा, है कि नहीं, कि ऊर्ध्वाधर घटक, है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक, है कि नहीं, घोड़ा के भार mg को, है कि नहीं, mg को संतुलित करता है, mg को संतुलित करता है। तथा क्षैतिज घटक, है ना, तथा क्षैतिज घटक घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए, है ना, घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए, घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, आवश्यक बल प्रदान करता है कि नहीं। चलिए अब हम समझ में आ गया कि घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक बल है वो कितना है, H है कि नहीं, जिसके वजह से घोड़ा जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बल के वजह से जो गाड़ी और घोड़ा के बीच में जो, है ना, बांधा गया है चीज़, वस्तु बांधी गई है या कुछ भी है कि नहीं, रस्सी है, चाहे कोई भी लकड़ी है, किसी से भी बांधा यदि गया होगा तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है बच्चों, है कि नहीं। देखिए इस बल के कारण, यहाँ लिखेंगे, देखिए इस बल के कारण, देखिए इस बल के कारण, है कि नहीं, इस बल के कारण गाड़ी के साथ बंधे, है कि नहीं, गाड़ी के साथ बंधे डोरी पर तनाव बल उत्पन्न होता है कि नहीं, तनाव बल उत्पन्न होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा, है कि नहीं, गति के ठीक विपरीत होती है, गति के ठीक विपरीत होती है, इसकी दिशा गति के ठीक विपरीत होती है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझना है, देखिए फिगर आप लोग अपने कॉपी में बना लें। तो अब इसमें से बड़ा कौन होगा, क्योंकि घोड़ा देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, तो H ही बड़ा होगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए घोड़ा के द्वारा लगाया गया परिणामी बल कितना होगा, यहाँ लिखेंगे घोड़ा के द्वारा, देखिए घोड़ा के द्वारा लगाया गया परिणामी बल, घोड़ा के द्वारा लगाया गया परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, परिणामी बल जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, परिणामी यहीं पे लिख देते हैं, परिणामी बल इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए H, है कि नहीं, H माइनस T,
है कि नहीं, क्योंकि H मेरा बड़ा है और T मेरा छोटा है। तो परिणामी बल आप जान पा रहे हैं कि H बल इधर लग रहा है और T मेरा बल इधर लग रहा है। तो परिणामी बल क्या होगा, जो बीच में जो वस्तु रखी गई है उसमें परिणामी बल H माइनस T होगा, है कि नहीं। तो इसी बल के कारण जो होता है ना, घोड़ा में त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए इसी बल के कारण है ना, इसी बल के कारण घोड़ा ए त्वरण उत्पन्न करता है। घोड़ा ए त्वरण उत्पन्न करता है, ए त्वरण उत्पन्न करता है। अतः न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होगा बच्चों, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है। तो ये परिणामी बल के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, ma इज इक्वल टू कितना हो गया, H माइनस टी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, चलिए ठीक। अब फिगर को पुनः देखें। अब देखिए घोड़ा का तो काम खत्म हो गया। अब चलिए गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी में खिंचाव बल लगा, जिसके वजह से गाड़ी आगे की और इस दिशा में गति करता है। तो जब गाड़ी इस दिशा में गति करता है बच्चों, तो उसके चक्का के, है कि नहीं, या पहिया के ठीक विपरीत दिशा में एक घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा आप जानते हैं कि आरोपित बल के ठीक विपरीत होगा, है कि नहीं। इस पहिया में एक घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसकी दिशा आरोपित बल के ठीक विपरीत होता है। इस घर्षण बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। अब इस घर्षण बल के कारण जो कि गाड़ी को आगे बढ़ने का विरोध करता है, ठीक इसके विपरीत, तो इस घर्षण बल के कारण भी ये जो डोरी आप देख रहे हैं इसमें एक तनाव बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा ठीक इस बल के विपरीत होती है, इधर, है कि नहीं, टी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा होगा। इसमें घर्षण बल यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो गाड़ी तो अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगा, इसका मतलब ये तनाव बल बड़ा होगा जिसके वजह से गाड़ी आगे की ओर खींच रही है। तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी पर आरोपित कुल बल कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं T माइनस F होगा, नेट फोर्स नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। फोटो आप लोग अपने कॉपी में बना लें। अब देखिए जब गाड़ी, घोड़ा का बात खत्म हो गया, अब हम लोग गाड़ी के बारे में बात करेंगे। देखिए जब गाड़ी आगे की ओर गति करता है कि नहीं, जब गाड़ी आगे की ओर, है कि नहीं, जब गाड़ी आगे की ओर गति करता है तो उसके पहिया, है कि नहीं, तो उसके पहिया के गति की, है कि नहीं, पहिया के गति के ठीक विपरीत दिशा में, पहिया के गति के ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल उत्पन्न होता है ना, घर्षण बल F उत्पन्न होता है, घर्षण बल F उत्पन्न होता है। लेकिन देखिए जो गति का विरोध करता है, जो गति का विरोध करता है ना, जो गति का विरोध करता है। अब देखिए, अब इस घर्षण बल के कारण क्या होता है, इस घर्षण बल के कारण, है ना, इस घर्षण बल के कारण देखिए डोरी में, है कि नहीं, डोरी में बल के विपरीत दिशा में तनाव बल उत्पन्न होता है। बल के विपरीत दिशा में तनाव बल उत्पन्न होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है कि नहीं, गति के ठीक है, बल के विपरीत दिशा में तनाव बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे तो तनाव बल ज़्यादा होगा जिसके वजह से गाड़ी खींच जा रही है। तो देखिए गाड़ी पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, गाड़ी पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा बच्चों, परिणामी बल, तो हम लोग कितना हो जाएगा, T माइनस F, यही परिणामी बल होगा। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को मानना होगा कि माना गाड़ी का द्रव्यमान, देखिए माना गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, मान लिया गाड़ी का द्रव्यमान कैपिटल M है ना, तथा इसमें A त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तथा इसमें A त्वरण उत्पन्न हो रहा है, A त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो गाड़ी पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा,
तो हम लोग लिख सकते हैं गाड़ी पर लगने वाला बल, तो गाड़ी पर लगने वाला बल है कि नहीं, गाड़ी पर लगने वाला बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए। तो यही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है कि नहीं। तो ऊपर के समीकरण से क्या हो जाएगा, तो ऊपर के समीकरण से, तो ऊपर के समीकरण से हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एफ। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ हमको कि घोड़ा के गति से हम लोगों को ये समीकरण प्राप्त हुआ और गाड़ी के गति से मुझे ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब दोनों के समीकरण को हम लोग हल करेंगे बच्चों, है कि नहीं। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि हल करेंगे तो उसमें कितना त्वरण प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग हल करके देखते हैं इसको। तो हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया देखिए एम ए इज इक्वल टू एच माइनस टी और इधर हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एफ। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसमें ए कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एम प्लस एम और देखिए टी टी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इधर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा देखिए टी माइनस एफ। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए एच माइनस एफ बटा एम प्लस एम। तो इस प्रकार हम गाड़ी का जो त्वरण होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इससे आप क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, कितना उसमें तनाव बल उत्पन्न हो रहा है, उसके डोरी के बीच में कितना तनाव लग रहा है, वो चीज़ भी हम लोग मान निकाल सकते हैं, बशर्ते उसको यहाँ पर मुझे बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसको हम लोग तनाव बल ज्ञात कर सकते हैं। तो गाड़ी में उत्पन्न त्वरण को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा अनुप्रयोग को हम लोग देखेंगे बच्चों कि पुली का, घिरनी का प्रयोग कैसे, है कि नहीं, होता है और उसमें हम लोग कैसे त्वरण और तनाव बल का मान निकालते हैं। तो पहले समझिए घिरनी, है कि नहीं, दो द्रव्यमान लटका हुआ है घिरनी में, घिरनी संबंधित जो है समस्या होती है। देखिए क्या होता है इसमें, मान लेते हैं कि ये एक घिरनी है बच्चों और इसमें जो है दो द्रव्यमान लटका हुआ है कि नहीं, द्रव्यमान लटका हुआ है बच्चों इस प्रकार। यहाँ पर m द्रव्यमान है और इसमें एक अन्य द्रव्यमान यहाँ पर लटका हुआ है जो कि छोटा द्रव्यमान m है। ये छोटा द्रव्यमान m है। यहाँ पर m ज़्यादा भारी है m से, है कि नहीं। यहाँ पर जो है m मतलब क्या है, जो कैपिटल M है वो बड़ा है इस स्मॉल m से। तो इसका मतलब है कि इस घिरनी में ये द्रव्यमान नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर गति करेगा। तो ये इसका जो त्वरण होगा बच्चों नीचे की ओर होगा ए त्वरण और इसका जो त्वरण होगा वो ऊपर की ओर होगा, इसमें ए त्वरण। मतलब ये ए त्वरण से नीचे की ओर जाएगा और इसमें ये ए त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें आप जान पा रहे हैं कि नीचे की ओर इसमें बल लग रहा है बच्चों, है कि नहीं, नीचे की ओर बल लग रहा है। तो तनाव बल जस्ट इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, इसमें टी उत्पन्न होगा। तो इसमें भी ऊपर की ओर देख पा रहे हैं, ऊपर की ओर इसमें भी भार जो है नीचे की ओर काम करेगा, तो तनाव बल ऊपर की ही ओर काम करता है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं। तो एक बात यहाँ पर देखिए, तो ये m द्रव्यमान का एक पिंड है, तो इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो कितना काम करता है mg काम करता है। और इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा तो कितना काम करेगा mg काम करेगा बच्चों, है कि नहीं। तो अब हमको बताइए कि इस स्थिति में कितना बल लगेगा और इस स्थिति में कितना बल लगेगा। तो पहले इसको हम लोग, आप फोटो को अच्छी तरह से समझ जाइए कि ये एक घिरनी है जिसमें दो द्रव्यमान किसी धागे से या किसी डोरी से बंधा हुआ है और लटका हुआ है, जिसमें m बड़ा है इस m से। तो ये क्या होगा, इस घिरनी में नीचे की ओर गति करेगा और ये ऊपर की ओर गति करेगा। गति का त्वरण जो है a है और इस द्रव्यमान का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है, जिसकी वजह से डोरी में तनाव T ऊपर की ओर उत्पन्न होगा। तो इस भी पिंड का भार जो है नीचे की ओर काम करेगा, जिसकी वजह से तनाव इसमें ऊपर की ओर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए दो, सबको हम लोग दो भागों में बांट देंगे। एक तो ये इसके लिए मैकेनिज्म अलग हो जाएगा, इस पदार्थ के लिए मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। तो इस यहाँ पर जो है पदार्थ पर कुल परिणामी बल कितना काम कर रहा है, देख रहे हैं, भार नीचे की ओर तनाव ऊपर की ओर, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा mg माइनस टी हो जाएगा। और इसमें कितना होगा, देखें इसका तनाव बल ऊपर की ओर है कि नहीं, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब तनाव बल इसमें बड़ा है बच्चों और mg छोटा है, क्यों, ऊपर की ओर गति कर रहा है। नहीं, आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे की ओर गति कर रहा है और ये जो है ऊपर की ओर इस प्रकार गति कर रहा है। तो जब ये नीचे की ओर गति करेगा तो भार बड़ा होगा,
तनाव बल से। इसमें जब ऊपर की ओर गति करेगा तो तनाव बल बड़ा होगा इसके भार से। तो हम लोग ये मैकेनिज्म का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बारी बारी इसमें लिखते हैं। देखिए, माना दो द्रव्यमान है कि नहीं, माना दो द्रव्यमान m तथा m, जिसमें हम ब्रैकेट में कर देते हैं कि m बड़ा है m से। दो द्रव्यमान m तथा m किसी धागे के या किसी डोरी के, है कि नहीं, किसी डोरी के दो, है ना, शीर्षों पर, ऐसे भी कह सकते हैं, डोरी के दो शीर्षों पर बंधा गया है या बांधा गया है कि नहीं, बांधा गया है तथा इसे एक, है कि नहीं, इसे एक घूर्णन करने वाली घिरनी से, है कि नहीं, घूर्णन करने वाली, इसे एक घूर्णन करने वाली घिरनी से, है कि नहीं, घूर्णन करने वाली घिरनी से लटका दिया गया है कि नहीं, लटका दिया गया है बच्चों, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गया कि माना दो द्रव्यमान m तथा m किसी डोरी के दो शीर्षों से बांधा गया तथा इसे एक घूर्णन करने वाली घिरनी से लटका दिया गया है। देखिए, द्रव्यमान m, है कि नहीं, द्रव्यमान m a त्वरण से नीचे की ओर गति करता है। है ना, द्रव्यमान m a त्वरण से नीचे की ओर, है कि नहीं, नीचे की ओर गति करता है, तथा इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तथा इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत है। इस भार के कारण, है कि नहीं, इस भार के कारण डोरी में, है कि नहीं, इस भार के कारण डोरी में तनाव बल T ऊपर की ओर उत्पन्न होता है कि नहीं, ऊपर की ओर उत्पन्न होता है। अतः द्रव्यमान m पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? द्रव्यमान m पर लगने वाला परिणामी बल, तो हम लोग कह सकते हैं कि mg माइनस टी। अब इस बल के कारण ही क्या हो रहा है कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, इस बल के वजह से ही द्रव्यमान m में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो इस बात को मेंशन कर देंगे। देखिए, इस बल के कारण, है कि नहीं, द्रव्यमान m में त्वरण नीचे की ओर उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तो बल इज इक्वल टू, परिणामी बल इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बच्चों कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ma होगा। तो ये बात यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो ऊपर के समीकरण में परिणामी बल के जगह में हम लोग ma रखेंगे और इधर कितना हो गया, mg माइनस टी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग छोटा द्रव्यमान, फोटो अपने कॉपी में बना लीजिएगा। देखिए, छोटा द्रव्यमान जो होता है, देखिए द्रव्यमान m, है कि नहीं, द्रव्यमान m, देखिए द्रव्यमान m का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जिससे डोरी में तनाव T ऊपर की ओर उत्पन्न होता है। तनाव T ऊपर की ओर उत्पन्न होता है कि नहीं, उत्पन्न होता है। तो द्रव्यमान m पर परिणामी बल कितना हो जाएगा? द्रव्यमान m पर परिणामी बल हम लोग लिख सकते हैं। तो T माइनस
यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब इस बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो लिखेंगे कि इस बल के कारण, है कि नहीं, इस बल के कारण द्रव्यमान m पर त्वरण, है कि नहीं, द्रव्यमान m पर त्वरण ऊपर की ओर उत्पन्न होता है, ऊपर की ओर उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा, छोटा द्रव्यमान है, तो यहाँ पर परिणामी बल के जगह में हम लोग ma पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ma इज इक्वल टू हो गया T माइनस mg। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 को मानते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम यदि हल करेंगे तो कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है कैपिटल M द्रव्यमान में चाहे स्मॉल m द्रव्यमान में, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करते हैं। देखिए, तो चलिए दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों समीकरण से हम लोग त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, है कि नहीं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, देखिए दोनों को जोड़ने पर, है कि नहीं, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 मेरा कहता है कि ma इज इक्वल टू कितना है, mg माइनस टी है, और यहाँ पर कितना होगा, ma इज इक्वल टू टी माइनस mg। तो दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इससे मेरा a को कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ हो जाएगा m प्लस m, और इधर से g को कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा m माइनस m। तो a बराबर डेट सिंप्लाइज a इज इक्वल टू हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, है कि नहीं, देखिए m माइनस m, और यहाँ पर हो गया g, और बटा ये हो जाएगा m प्लस m। तो ये समीकरण मेरा कुछ प्राप्त हुआ, है ना। ये त्वरण है कि उस पुली में या उस द्रव्यमान में जो ऊपर नीचे कर रहा है उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये चीज़ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है और गुरुत्व त्वरण का मान ज्ञात है तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग क्योंकि क्या ज्ञात करना है कि डोरी में कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है बच्चों, वो चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कि डोरी में उत्पन्न तनाव हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डोरी में तनाव बल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो समीकरण 1 और या तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को बैठा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a के मान को रखने पर, समीकरण 1 में a के मान को रखने पर, है कि नहीं। तो समीकरण 1 मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, है कि नहीं, यहाँ a m हो गया और a का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो a का मान कितना हो गया, तो इस प्रकार देखते हैं m माइनस m, इधर हो गया g बटा m प्लस m, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा mg माइनस टी। तो हम लोग को t करना है तो t को हम लोग बराबर के इधर ले आते हैं और इस टर्म को उधर कर देते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा mg माइनस हो जाएगा बच्चों, इधर हो गया m, है कि नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा m माइनस m, इधर हो गया g बटा ये हो जाएगा m प्लस m। तो अब देखिए m को हम लोग इधर क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं। तो m प्लस m, अब g को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा mg प्लस हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा mg माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया mg प्लस और इधर हो गया mg। तो ये mg कट जाएगा और यदि क्या हो जाएगा, m हो गया इंटू इधर हो जाएगा 2mg और बटा इधर हो जाएगा m प्लस m। तो दोनों को हम लोग अच्छा से मैनेज करके लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर छोटा m होगा, है कि नहीं। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mg बटा ये हो जाएगा m प्लस m। तो इतना तनाव बल उस डोरी पे उत्पन्न होगा, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इन सभी बातों को हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते समय बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, या नहीं, ताकि इससे भी संबंधित प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही जो है, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का ही जो गति नियम है कि नहीं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नियम कौन सा है, पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम, तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट नियम क्या है। तो एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही जो है तीनों गति नियम का सार है कि नहीं।
मतलब कंक्लूजन यदि निकालिएगा आप लोग तीनों नियम से, तो कंक्लूजन आपको सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ही निकलेगा। तो हम लोग इस बात को कैसे सिद्ध करें कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही वास्तविक रूप से है कि नहीं गति नियम है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही है कि नहीं, न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही है कि नहीं, न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही वास्तविक नियम है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही वास्तविक नियम है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही वास्तविक नियम है। इसको हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं? तो इसको हम लोग यदि साबित करें कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यदि हम लोग पहले गति नियम की व्याख्या कर दें और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यदि हम लोग तीसरे नियम की व्याख्या कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द्वितीय नियम से हम दोनों नियम की व्याख्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया द्वितीय गति नियम ही सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि नहीं। तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं कि है ना द्वितीय गति नियम से पहले गति नियम की व्युत्पत्ति हम लोग कैसे करते हैं। तो न्यूटन के देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्रथम नियम की उत्पत्ति हम लोग कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं और जानने का, है ना। तो प्रथम नियम आप लोग जैसे कि जानते हैं क्या होता है कि यदि कोई पिंड है ना विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है। यदि कोई पिंड गति की अवस्था में है तो वह एक समान रूप से गति की ही अवस्था में रहना चाहता है। वो अपनी अवस्था परिवर्तन तब तक नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर पहले देखिए, माना किसी है कि नहीं किसी वस्तु है कि नहीं, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है m है पर F बल है कि नहीं, पर F बल आरोपित करने पर है कि नहीं, F बल आरोपित करने पर वह है कि नहीं वह A त्वरण से गतिशील हो जाता है कि नहीं, वह A त्वरण से गतिशील हो जाता है, A त्वरण से गतिशील हो जाता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या कहता है, देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम हमें क्या बतलाता है, द्वितीय गति नियम है ना, न्यूटन का द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। हम लोग ये बात जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए ये नियम कब उत्पन्न किए, इस चीज़ पर फोकस करिए। जब मैंने उस पर F बल लगाया तो वह A त्वरण से गतिशील हो गया। अब यदि समझिए कि यदि इस पिंड पर बल ही ना लगे तो क्या होगा। देखिए पिंड पर या वस्तु पर है ना, वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है, वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में उसका क्या त्वरण होगा बच्चों, यदि उस पर कोई बल हम आरोपित नहीं करेंगे तो क्या उसमें कोई त्वरण होगा, नहीं। तो इसका मतलब है कि त्वरण इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई बल नहीं लगने की स्थिति में F इज इक्वल टू 0। तो जब F इज इक्वल टू 0 यहाँ पर बैठाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, MA इज इक्वल टू 0। तो M तो 0 हो नहीं सकता। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। M यहाँ नॉट इज इक्वल टू 0 है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। तो क्या 0 होगा, त्वरण ही 0 होगा। इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0 सिर्फ दो ही अवस्था में हो सकता है। ये A इज इक्वल टू 0 दो अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा अवस्था आप जान रहे हैं, या तो वस्तु स्थिर हो और या फिर वो एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो। यदि वो एक समान वेग से गति कर रहा है तो भी वहां पर त्वरण शून्य होगा, क्योंकि आप लोग एक समान त्वरण की परिभाषा अच्छा तरह से जानते हैं। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन होगा तो ही त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ पर वेग एक समान है, वेग परिवर्तित हो ही नहीं रहा तो त्वरण 0 होगा। यदि वस्तु स्थिर है
तो भी त्वरण जीरो होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि इसको कह सकते हैं कि बल जीरो है तो वस्तु दो ही अवस्था में है, स्थिर में या एक समान वेग से। तो आप लोग प्रथम नियम जान रहे हैं बच्चों, है कि नहीं? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, एक समान वेग से गतिशील कर रहा है तो गतिशील ही रहना चाहता है। वह अपनी अवस्था परिवर्तन तब तक नहीं करता जब तक उस पर बल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई बल नहीं लगाए तो वस्तु दो ही अवस्था में, या तो स्थिर होगा या तो एक समान वेग से गति कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम द्वितीय गति नियम से हम प्रथम नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अब हम लोग इससे देखेंगे कि तृतीय गति नियम की व्युत्पत्ति हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तृतीय गति नियम की हम लोग व्युत्पत्ति किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, है ना, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तृतीय गति नियम की व्युत्पत्ति, तृतीय गति नियम की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तृतीय गति नियम की उत्पत्ति हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, इसको समझिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि किसी सतह पर दो वस्तु रखी गई है। एक पहली वस्तु ये है बच्चों और ये दूसरी वस्तु ये है। ये चीज़ दो वस्तु रखी गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसको हम लोग पहला वस्तु मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा वस्तु मान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ जान रहे हैं कि इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पर दो बल लग रहा है। एक तो ये वस्तु है कि नहीं, ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है और एक ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मतलब दूसरा वस्तु के द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा, F12 होगा। दूसरा वस्तु के द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल F12, मतलब पहला वस्तु पर दूसरे वस्तु के कारण बल। अब पहला वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर जो बल लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, F21 हम लोग कहेंगे, दूसरे वस्तु पर बल पहले वस्तु के कारण। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से हम लोग यही चीज जानते हैं कि दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के परिमाण के समान होते हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए माना, लेकिन देखिए माना दो वस्तु है कि नहीं, दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि नहीं, दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि नहीं। देखिए पहला वस्तु, इस पहला वस्तु को इस प्रकार इंडिकेट करेंगे कि पहला वस्तु के द्वारा, है कि नहीं, पहला वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु, पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर, है कि नहीं, दूसरे वस्तु पर आरोपित बल, पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, F21 होगा। इसी प्रकार कि दूसरे वस्तु के द्वारा, है कि नहीं, दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर आरोपित बल, पहले वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, आरोपित बल इज इक्वल टू लिखेंगे F12, है कि नहीं। अब चूंकि इसमें क्या है कि कोई भी इसमें बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, देखिए, है कि नहीं, दोनों वस्तु पर, देखिए दोनों वस्तु संतुलन की स्थिति में है कि नहीं, दोनों वस्तु संतुलन की स्थिति में है, दोनों वस्तु संतुलन की स्थिति में है। अतः इन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, इन पर कोई बाहरी बल, अतः इन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, इन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है बच्चों, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि बाहरी बल इसमें शून्य है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, देखिए पहले, देखिए ये F12 के कारण हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि F12 के कारण जो होता है कि वस्तु पर मोमेंटम जो है कि नहीं, संवेग P1 उत्पन्न होता है या dP1, जैसे भी आप कह सकेंगे, मान लेते हैं। देखिए माना, इस प्रकार हम लोग मानते हैं क्योंकि बल आरोपित हो रहा है ना, बल आरोपित होगा तो संवेग उत्पन्न होगा। तो हम लोग चर्चा इस बात का करते हैं कि देखिए माना है कि, माना कि देखिए कि
है कि नहीं। इस प्रकार लिखेंगे कि पहला वस्तु है, देखिए F21 बल के कारण, F है ना, देखिए F21 बल के कारण dt समय में, है ना, dt समय में dp1 संवेग उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है, ऐसा हम लोग माना है कि नहीं। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं क्या होगा। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि F21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dp1 बटा dt, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार पुनः हम लोग मानेंगे, माना F12 बल के कारण, है कि नहीं, F12 बल के कारण dt समय में, है ना, dt समय में dp2, है कि नहीं, dp2 संवेग उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है बच्चों। इस प्रकार हम लोगों ने माना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू कि dp2 बटा dt, इसको कर सकते हैं। अब लिखेंगे कि दोनों वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, है कि नहीं, दोनों वस्तु पर कार्यरत कुल बल, दोनों वस्तु पर कार्यरत, है कि नहीं, दोनों वस्तु पर कार्यरत कुल बल तो क्या हो जाएगा, देखिए F21 प्लस F12 इज इक्वल टू, यहाँ dp1 बटा dt और प्लस ये हो गया dp2 बटा ये हो गया dt, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गया F21, है कि नहीं, F21 प्लस हो गया F12, d बाई dt को हम लोग कॉमन कर लेंगे, इधर क्या हो जाएगा p1 प्लस p2 हो गया बच्चों। चूंकि अब देखिए माना गया चीज था, अब हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु पर विचार करते हैं कि इस पर कोई बाहरी बल, क्योंकि हम लोग पहले ही विचार कर लिए हैं कि वस्तु पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। तो जब वस्तु पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा तो उसका संवेग क्या होगा, जीरो होगा, उसका संवेग होगा ही नहीं। देखिए चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि वस्तु पर, है कि नहीं, चूंकि दोनों वस्तु पर, है कि नहीं, चूंकि दोनों वस्तु पर कोई बाहरी, है कि नहीं, कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अतः क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू अचर होगा, कांस्टेंट होगा, है कि नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब संवेग यदि है भी तो एकदम क्या है, नियत है, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है कि नहीं, ये क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, नियत होगा कह सकते हैं। तो इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हम लोग जानते हैं d बाई डी टी, यदि कोई भी कांस्टेंट टर्म है c, इसका डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो हमको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा F21 प्लस हो जाएगा F12 इज इक्वल टू जीरो, तो डेट सिंप्लाइज F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ऐसा होगा। तो ये देखिए ये क्या है, ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है, या न्यूटन का तृतीय गति नियम है बच्चों, यह न्यूटन का तृतीय गति नियम है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो द्वितीय गति नियम से। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है बच्चों कि यदि किसी पिंड पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो कोई भी दो वस्तु संतुलन की अवस्था में होता है कि नहीं। यदि किसी पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो पिंड संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। संतुलन कैसे बनेगा कि पहला वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर बल और दूसरे वस्तु के द्वारा पहला वस्तु पर जो बल लगेगा वो दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देगा, है कि नहीं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो यही तृतीय नियम भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि पिंडों पर या वस्तुओं पर, यदि पिंडों पर कोई बाहरी बल, है कि नहीं, यदि पिंडों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो पिंड संतुलन की अवस्था में बने रहते हैं, संतुलन की अवस्था में बने रहते हैं। यह तृतीय गति नियम है, यह तृतीय गति नियम है बच्चों,
यह तृतीय गति नियम है। आप लोग ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने दोनों नियम एक दूसरे से उत्पन्न कर दिया बच्चों, है कि नहीं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि द्वितीय गति नियम ही सबसे इम्पोर्टेंट और वास्तविक नियम है कि नहीं। हम लोगों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार इस नियम को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, लेकिन यदि अच्छी तरह से देखा जाए, परखा जाए और समझा जाए तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही वास्तविक नियम होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एक नया चीज़ हम लोग जानेंगे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं आवेग, इम्पल्स हम लोग कहते हैं उसको, कि आवेग किसको कहते हैं, है कि नहीं। नया चीज़ है बच्चों, हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, आवेग किसे कहते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आवेग, है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स कहते हैं किसको है, पहले इम्पल्स। हम लोग उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि इम्पल्स होता क्या है आखिर। देखिए, है कि नहीं, देखिए किसी वस्तु के द्वारा, हम लोग इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, है कि नहीं, कि t समय में, किसी वस्तु के द्वारा t समय में यदि F बल, t समय में यदि F बल आरोपित किया जाता है, t समय में F बल आरोपित किया जाता है कि नहीं, t समय में F बल आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो, है ना, यदि वस्तु के द्वारा t समय में F बल आरोपित किया जाता है तो बल तथा समय, बल तथा समय के गुणनफल को, है कि नहीं, बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इम्पल्स आई या आवेग, इम्पल्स इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, इसी को हम लोग आवेग कहते हैं। तो आवेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, हम लोग देखेंगे कि आवेग का मात्रक क्या होगा। आवेग का मात्रक क्या होगा, है ना, आवेग का मात्रक। तो हम लोग इसका देखिए के जानते हैं, इसका मात्रक सेकंड, या फिर न्यूटन को यदि हम लोग तोड़ देंगे बच्चों तो हम लोग जानते हैं इसका मात्रक कितना होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है। और एक सेकंड आ गया एस, तो ये दोनों कट गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। आप बता सकते हैं कि ये किसका मात्रक है, केजी मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक है कि नहीं। संवेग आप लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू mv होता है, तो क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड, तो ये संवेग का, इसका मतलब है कि आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक दोनों बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक बराबर होगा, आवेग और संवेग, है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड का ही या फिर न्यूटन सेकंड का ही, है कि नहीं। एक बात यहाँ पे लिख देते हैं कि आवेग और संवेग का मात्रक समान होता है, आवेग तथा संवेग का मात्रक समान होता है, आवेग तथा संवेग का मात्रक समान होता है कि नहीं, आवेग और संवेग का मात्रक समान होता है बच्चों। इस चीज़ को देखिए, इसका डायमेंशन भी तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, बीमा क्या होता है, इसकी बीमा इजी आप लोग लिखिएगा, है कि नहीं। देखिए इसकी बीमा होता है MLT-1, जो संवेग का बीमा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर है कि नहीं, एक प्रमेय आप लोगों को पढ़ना है जिसको हम लोग आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं, है कि नहीं, आवेग, है कि नहीं, इसको आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। आवेग संवेग प्रमेय किसको कहते हैं, तो इस बात को समझिएगा। यही प्रमेय जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएगा बच्चों, बहुत सारा चीज़ को बताता है कि आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार ही आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी जब किसी बॉल को जब कैच लेता है तो अपने हाथ को वो पीछे की ओर क्यों खींच लेता है कि नहीं। तो इस चीज़ से आप प्रमेय से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोगों को क्या चीज़ की जानकारी मिलती है। देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से
न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है कि F इज इक्वल टू हो जाता है dp बटा dt। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F dt। आप लोग देख पा रहे हैं, है कि नहीं, कि देखिए तो dp इज इक्वल टू क्या हो गया F dt। मान लेते हैं, देखिए माना कि t इज इक्वल टू 0 समय पर, t इज इक्वल टू 0 समय पर किसी वस्तु का संवेग, है ना, किसी वस्तु का संवेग p1 है तथा t इज इक्वल टू t समय पर F बल के द्वारा या F बल के कारण, है कि नहीं, F बल के कारण संवेग बदल कर कितना हो जाता है, t इज इक्वल टू 0 समय पर किसी संवेग p1 है, t इज इक्वल टू t समय पर यदि वस्तु पर F बल लगाते हैं तो संवेग बदल करके p2 हो जाता है ना, बदल करके p2 हो जाता है। तो अब देखेंगे कुल संवेग परिवर्तन कितना हुआ, तो नहीं लिखेंगे कुल संवेग परिवर्तन कितना होगा, कुल संवेग परिवर्तन। तो इंटीग्रेट कर देंगे, ऊपर वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो P1 से P2 तक, ये हो गया D2, ये हो गया F मेरा कांस्टेंट है, F बल उसमें आरोपित किए क्योंकि बल में बदलाव नहीं हुआ है, और समय बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से T तक, और यहाँ पर हो गया DT, है कि नहीं। तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका P हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से कितना मिलेगा P1 से P2, और ये हो गया F, इसका इंटीग्रेशन करेंगे T, तो यहाँ से हो गया 0 से लेकर के T तक। तो डेट सिंप्लाइज ये कितना हो जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया FT। तो यही बतलाता है FT क्या है, यहाँ पर ये FT मेरा आवेग है, तो इसका मतलब है कि आवेग किसके तुल्य हो गया, देखिए संवेग में परिवर्तन के तुल्य हो गया, मतलब आवेग जो हो गया वो संवेग परिवर्तन के तुल्य हो गया बच्चों, देख पा रहे हैं। देखिए समीकरण से स्पष्ट है, देखिए समीकरण से स्पष्ट है कि नहीं, समीकरण से स्पष्ट है कि आवेग जो होता है, आवेग संवेग परिवर्तन के तुल्य होता है कि नहीं, आवेग संवेग परिवर्तन के तुल्य होता है, संवेग परिवर्तन के तुल्य होता है बच्चों, है कि नहीं, संवेग परिवर्तन के तुल्य होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, संवेग जितना देरी से परिवर्तित होगा, है कि नहीं, संवेग का यदि परिवर्तन का समय यदि ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। आप देख पा रहे हैं संवेग परिवर्तन का यदि समय यदि ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। आप लोग इस चीज़ को समीकरण को देखिए, ये क्या हो गया, संवेग परिवर्तन का, ये जिसका मान लेते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी, देखिए इसको समझिए, ये सब बच्चे पुराने बातें हैं बच्चों, है ना, 9th क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ चुका था। माने कि बॉल एक आ रहा है बच्चों, है कि नहीं, ये हमारे हाथ पर गिरेगा, तो यदि हाथ को डायरेक्ट बॉल के साथ लगा दिया जाए, डायरेक्ट मतलब बॉल गिरा और डायरेक्ट हाथ में गिर गया, तो इसका मतलब है कि कम समय में ही वो सारा संवेग अचानक परिवर्तित हो गया, मतलब कम समय में, माने कि इस बॉल का संवेग अभी P था और जो कम समय में तुरंत, मतलब एट ए टाइम पर संवेग अभी परिवर्तित होकर तुरंत 0 हो गया, तो मतलब अचानक, मतलब बहुत कम समय में संवेग शून्य हो गया, तो ज़्यादा बल आरोपित हो गया, है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि कम समय में, समय यहाँ पर कम है समय, और अचानक संवेग यहाँ पर शून्य हो जाए तो बल क्या होगा, उसके लिए मैक्सिमम होना होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर क्वांटिटी है कि T को F के साथ गुना करेंगे तो संवेग के बराबर होना चाहिए, वो चीज़ संवेग में परिवर्तन के तुल्य होना चाहिए। तो समय का मान कम है और यहाँ पर तुरंत ये मोमेंटम 0 हो गया, तो बल के मान को बड़ा होना होगा ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर बल ज़्यादा हमारे हाथ में आरोपित होगा। अब वही बात यदि मान लीजिए हम लोग अपने हाथ को खींचते हैं, हाथ को खींचेंगे तो संवेग को परिवर्तित करने में समय को बढ़ा देते हैं, संवेग का परिवर्तन का समय जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, संवेग का परिवर्तन का समय बढ़ेगा तो बल को हमको छोटा करना पड़ेगा ना, बल को छोटा करेंगे तभी ना वो इसके तुल्य होगा, जिसके वजह से बल हमारे हाथ में घट जाता है बच्चों, इस बात को आपको समझनी होगी। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं,
कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, जैसे जड़त्व में मैंने आप लोगों को जब जड़त्व प्रथम वीडियो में जब बताया था बच्चों, तो उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा कि जैसे कि अचानक बस के रुक जाने पर यात्रीगण आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, अचानक बस के चल पड़ने पर यात्रीगण पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, धूल से भरे कोट को यदि हम लोग साफ करते हैं तो उसे छड़ी से क्यों पीटा जाता है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसे मैंने पहले ही पढ़ा था। अब उसके बारे में विवेचना आप लोगों को है कि नहीं अभी स्वतः करना है कि नहीं, कि क्रिकेट के खिलाड़ी को बॉल कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचना पड़ता है। इसी चीज़ को मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आवेग संवेग का प्रमेय होता है। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसको कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार किसी पिंड का संवेग है ना, किसी पिंड का संवेग है ना, किसी पिंड का संवेग तब तक नहीं बदलता है, तब तक नहीं परिवर्तित होता है या बदलता है, तब तक नहीं परिवर्तित होता है जब तक उस पिंड पर है कि नहीं, जब तक उस पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। इस बात को समझिए। संवेग संरक्षण के अनुसार किसी पिंड का संवेग तब तक नहीं बदलता है या परिवर्तित होता है जब तक भी उस पर कोई पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी पिंड का संवेग तब बदलेगा जब उस पिंड पर कोई बल आरोपित करते हैं, या फिर आप उसको उल्टी भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर यदि हम बल आरोपित करते हैं तभी उसका संवेग परिवर्तित होता है कि नहीं बच्चों। तो इस बात को आप लोगों को समझनी होगी, है कि नहीं, कि किसी पिंड का संवेग तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी बल हम लोग कार्य नहीं करते। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग जान सकते हैं बच्चों, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं। देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, है कि नहीं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है कि F इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि dp बटा यहाँ पर dt होता है कि नहीं। ये बहुत आसान चीज़ है कि F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो मान लेते हैं कि यदि किसी पिंड का है ना संवेग dp है ना, और F dt समय में उसमें F बल आरोपित करेंगे तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब लिखेंगे यदि पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। देखिए यदि पिंड पर कोई बाहरी बल, लेकिन यदि पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो इस स्थिति में F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो बल का मान 0, तो क्या होगा, तो dp बाई dt इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 0 हो जाएगा। तो dp बाई dt इज इक्वल टू 0। और किसी भी राशि का अवकलन 0 होता है किस अवस्था में, जब इसका मतलब है कि वो राशि नियतांक होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तभी वो क्या होगा, है कि नहीं, क्या होगा, 0 होगा उसका अवकलन t के सापेक्ष या किसी के सापेक्ष। तो हम लोग कह सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे, यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य न करे F इज इक्वल टू 0, तो यहाँ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि P कॉन्स्टेंट नियतांक P में बदलाव तभी होगा जब हम उसमें बल आरोपित करेंगे। इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से आज को आप लोग जाने कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि नहीं। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का संवेग तभी बदलेगा जब उस पिंड पर हम कोई बाहरी बल कार्य करते हैं,
है कि नहीं। यदि उस पिंड पर हम बल कार्य ना करें तो पिंड का संवेग नहीं बदलता है कि नहीं। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि पिंड का, है ना, पिंड पर यदि बल आरोपित करते हैं तो उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण यदि उत्पन्न होता है तो उस पिंड का वेग परिवर्तित होता है। वेग परिवर्तित होगा बच्चों, है कि नहीं, उसका वेग परिवर्तित होता है, और वेग परिवर्तित होगा तो इसका मतलब है कि उसमें संवेग में परिवर्तन आएगा। तो सब खेल है बल का। यदि आप बल आरोपित करेंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो संवेग बदलेगा। एक ही बात है। हम लोग ये भी जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है और F इज इक्वल टू dp/dt होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। यदि बल लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है, और बल लगाते हैं तो संवेग परिवर्तित होता है, तो दोनों न्यूटन का द्वितीय गति नियम ही है बच्चों। तो कहने का मतलब है या तो आपको त्वरण उत्पन्न करना है या पिंड का संवेग में परिवर्तन करना है, तो बल उसमें लगाना आवश्यक है। यदि आप उसमें बल नहीं लगाते हैं तो पिंड का संवेग परिवर्तित नहीं होगा। यही है मेरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमको बतलाता है बच्चों। तो हमको उम्मीद है बच्चों आप लोग से कि आप लोग आज के क्लास को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और है ना, जो कि बहुत सारे तथ्य हैं, है कि नहीं, उसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे आप लोग। और जो चीज़ समझ में नहीं आया बच्चों आप लोग उसको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, है कि नहीं, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि नहीं। किसी भी क्रिकेट के खिलाड़ी कोई बॉल को यदि अपने हाथ में कैच लेता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है, तो ये इसका डायरेक्ट हम लोगों को, है ना, इसका थ्योरम हम लोगों को मिल गया बच्चों, जिसको हम लोग आवेग संवेग का प्रमेय कहते हैं। 10th क्लास में या 9th क्लास में इस प्रकार के टॉपिक्स पर चर्चा नहीं किया जाता था, वहाँ पे डायरेक्ट टीचर आप लोगों को बताते थे, लेकिन यहाँ पर उसके लिए हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना पड़ता है। बहुत आसान सा बात है बच्चों। तो ठीक है, तो आज इतना ही क्लास रहेगा बच्चों। क्लास मेरा कुछ ज़्यादा ही आज लंबा हो गया है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट डे जो है मैं आप लोगों के साथ इसी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के साथ उपस्थित रहूँगा। इसके बारे में बहुत सारा एप्लीकेशन मुझे आप लोगों को बताना है कि नहीं। तो आप लोग हमेशा बच्चों इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और वैसे बच्चे जो हमारे आज इस क्लास में नए हैं तो उनका सबसे पहला काम होगा कि वो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे पिछले सारे वीडियो को जा कर के देखेंगे, तभी वो इस क्लास में यदि आएंगे तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही कह करके मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करें, है कि नहीं, मन लगा करके पढ़ाई करें, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।